अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज कुछ सियासत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि इसका रुख क्या होने जा रहा है, क्योंकि इस हफ्ते में काफ़ी अहम चीज़ें मंजर पर आई हैं और इनमें कुछ चीज़ें जो है वो जाहिर है कि अदालती मामलात से भी जुड़ी हुई हैं। ख़ास तौर पर अगर बात की जाए राना शमीम की, जो कि साबिक चीफ जज थे गिलगित बल्तिस्तान के, उनकी जानिब से जो एफिडेविट सामने आया है उसके बाद एक भौंचाल सा ज़रूर आया, क्योंकि उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार के ऊपर कुछ इल्ज़ामात लगाए कि उनके सामने उन्होंने कुछ ऐसे अहकामात जारी किए कि साबिक वज़ीर आज़म को ना छोड़ा जाए जब तक कि इलेक्शन ना हो जाए, वगैरह वगैरह। वो सारी कहानियाँ आप यकीनन सुन चुके हैं और आपके इल्म में है। उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें खुलकर सामने आईं, कुछ उनके लिंक्स भी डेवलप हुए PMLN के साथ कि वो सियासी तौर पर उनकी वाबस्तगी भी रही है और इस पर ज़ाहिर हुकूमत ने अपने तौर पर पॉइंट स्कोरिंग की, PMLN ने उससे अपना सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश की। अब सूरत हाल ये कि एक दरख्वास्त गुजार इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी जा पहुँचा है और उसने कहा है कि जनाब इनको नाअहल भी करार दिया जाए जज साहिबान को और इसके साथ साथ इनसे मुराद भी वापस ले ली जाए। तो ये मामला एक जगह है जहाँ पर इस पर हम बात करेंगे कि आखिर इससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा हुआ है पॉलिटिकली या नुकसान हुआ है, और आने वाले दिनों में क्या ये मामला कोई और इसमें एडवेंचर होगा नया, या फिर ये यहीं पर बात ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि PDM अपना एहतजाज भी जारी रखे हुए। पेशावर में आज उन्होंने कोशिश की कि जनाब कोई रैली शैली की जाए और कुछ एहतजाज जलसा वगैरह किया जाए, लेकिन वहाँ पर क्या गुफ्तगू हुई, कैसा रहा वो जलसा, उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि कुछ हुकूमती वज़रा का तो ये कहना है कि जी वहाँ पर तो तादाद ही बिल्कुल ना होने के बराबर थी। क्या वाकई ऐसा है? और इसके साथ साथ दीगर जो ओवरऑल डेवलपमेंट्स रही हैं इस हफ्ते की, उस पर भी गुफ्तगू करते रहेंगे। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। और आज चीफ जस्टिस, मौजूदा चीफ जस्टिस ने इस तासर को बिल्कुल रद्द भी करार दे दिया एक तकरीब में खिताब करते हुए, और उन्होंने कहा है कि अदलिया किसी से डिक्टेशन नहीं लेती, ना देती है। बहरहाल आगे चलते हैं और इस पर बात करते हैं, लेकिन इमरान साहब पहले मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि आज जब हम इस टॉपिक के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, ये केस जो है ज़ाहिर है अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी है। राना शमीम साहब का इतनी अरसा खामोश रहना, उसके बाद यूँ सामने आना और ये एफिडेविट, इसकी आपको कोई अहमियत दिख रही है, इसकी कोई हैसियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए समीना, जस्टिस राना शमीम साहब को मेरी बात बुरी लगे या अच्छी, लेकिन मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ उनसे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मोहतरम जनाब राना शमीम साहब, जस्टिस राना शमीम साहब, आपने पूरी ज़िंदगी बड़े असूलों के साथ गुजारी होगी, आपने पूरी ज़िंदगी सच के साथ गुजारी होगी, आपने पूरी ज़िंदगी जो है ना लोगों को इंसाफ मुहैया किया होगा। लेकिन क्या ही अच्छा होता अगर आप इतने ही असूल पसंद थे, इतने ही इंसाफ पसंद थे, और आप उस वक्त जब ये मामला अपनी आंखों से देख रहे थे, आपके सामने सब कुछ हो रहा था, तो आप उसी वक्त ये वाक़या मंजर आम पे क्यों नहीं लाए? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अगर आप ये वाक़या उसी वक्त मंजर आम पे ले आते तो शायद ये सूरत हाल ही ना होती। और तीसरी बात ये है कि अगर आप मियाँ नवाज शरीफ के भी चले मान लिया इतने ही हमदर्द थे, तो फिर भी आप अगर ये ले आते चीज़ें सामने, तो मियाँ नवाज शरीफ को उससे उसी वक्त फ़ायदा होता, उनका इतना नुकसान ही ना होता। लेकिन अब आपने इतने अरसे के बाद अगर ये किस्सा बयान किया है और ये मामला सामने ले आए हैं, तो उससे मैं समझता हूँ कि शायद आपने अदलिया को कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की है। अच्छा, हाँ जी, वो इस तरह से आप देखें कि राना शमीम साहब ने जितनी भी बातें की हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये चाहिए कि ये सच हैं या झूठ। मैं नहीं कहता उन्होंने टोटल सच बोला है, ना ही मैं ये जिसारत कर रहा हूँ कि उन्होंने झूठ बोला है। मैं ये कहता हूँ कि ये सच है या झूठ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस पे एक कोई कमेटी बनाए, इसकी तहकीकात करवाई जाए, क्योंकि ये इल्ज़ाम सिर्फ किसी जज पे नहीं है। देखिए ये अदलिया को दागदार करती है, अदलिया को दागदार करती है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा बहुत बड़ा और बाइज्जत होता है। बिल्कुल सही। लिहाजा ये मैं समझता हूँ कि अदलिया का फर्ज है कि वो इस दाग को धोए, क्योंकि ये दाग ऐसे नहीं धोएगा। तो मामला आ तो गया है कोर्ट में, होपफुली अभी तो खैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो इस पे जाहिर है कुछ ना कुछ तो लीक आउट होगा इसमें से। हिलाली साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है? PMLN ने कोई प्लांट किया है ये सारा मामला? जैसे कि हुकूमत का एक वर्जन ये सामने आ रहा है कि जी ये तो सारी
गेम ही प्लांटेड है। और फिर ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इससे इन्हें फायदा हुआ है या उल्टा नुकसान हो गया? पहली बात तो ये है कि आज हम कमाल कर रहे हैं, आज हम उस चीज को डिबेट कर रहे हैं जो हमें पता है झूठ है, और हम समझ रहे हैं, हम प्रिटेंड कर रहे हैं कि इसमें सच हो सकता है। मैं ये जानना चाहता हूं, जब एक चीज हमें पता है झूठ है, हम कैसे प्रिटेंड कर सकते हैं कि वो सच हो सकता है? तो मैं तो बिल्कुल कहने के लिए तैयार, मैं कह सकता हूं आपको कि ये तो ऐसा लगता है कि हम जो कोशिश कर रहे हैं वो और भी बड़ा झूठ है। हम एक झूठ को सच प्रिटेंड कर रहे हैं, आप और मैं और इमरान। कमाल है। एक फॉर्मर चीफ जस्टिस है, वो कैसे कह सकता है जो ये आदमी कह रहा है कि उसने कहा, वो कैसे कह सकता है एक और जज को, फारूक, जिसको बेंच पे नहीं था, जो मुल्क पे नहीं था जब इनकी बातें हुई थी, और जब उस शाम को वो बातें दो कर रहे थे जो एक जज से ये एक चीफ जस्टिस बात कर रहा था जो था नहीं मुल्क में, और उस शाम में बात कर रहा था जब एक केस के बारे में जो सुबह फैसला हो गया था। तो ये तो मेरे ख्याल में हम स्कैंडल मॉन्गरिंग कर रहे हैं भाई, ये तो स्कैंडल मॉन्गरिंग है ना। हम तो जानबूझ के एक मरी हुई चीज को हम उसको जान देना चाह रहे हैं। नहीं सर, बेसिकली हम इसको इसलिए भी डिस्कस कर रहे हैं ना कि आउट ऑफ इट PMLN ने क्या हासिल किया है, इसके क्या हमारे पॉलिटिकल असरात होने जाएंगे या होंगे, या फिर हम लोग इतना यूज्ड टू हो गए इन चीज़ों के कि फिर भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता PMLN ने अगर कुछ ऐसा किया है नेगेटिव। देखिए, PML का क्या ये है कि एक भगोड़ा जो लंदन में बैठा हुआ है, 19 तारीख को उसका पूरा केस ब्रिटिश इमिग्रेशन के सामने जाना था, और उसका केस ये है कि पाकिस्तान की जुडिशरी मेरे खिलाफ है और पाकिस्तान की जुडिशरी सब झूठे हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूं, खुदा के लिए, मैं आई एम अ फ्यूजिटिव फ्रॉम जस्टिस, मैं इंसाफ से भागा हूं, झूठ बोल के निकला हूं, मगर मुझे वापस इसलिए ना भेजें इसलिए कि वो भी झूठे हैं। मैं तो खैर झूठा हूं, और मेरा भाई भी झूठा है, उसने गारंटी दिया था, मगर ये झूठे हैं। देखिए मेरे खिलाफ क्या करते हैं। तो ये उससे भी आपने नहीं किया। 19 नवंबर तक, 19 नवंबर को उसको पेश करना था, उसने पेश कर दिया। अच्छा, ये है वो। अच्छा। अब इसके बारे में थोड़ा सोचिए, ये जो जज था, ये जज शमीम जुबैर जमाली, चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट, इसके बारे में क्या कहा था? माय गॉड, कभी पढ़े आप? उसको हटाया क्यों 6 महीने के बाद? और उसको पोस्ट कौन किया था? वही भगोड़ा जो अभी लंदन में बैठा है। और उसने उसके बाद क्या किया? एक जज हु हैज बीन रिमूव्ड बकौल नया बात, आप पूरा आर्टिकल है नए बात में, इमरान पढ़ा होगा, उसे जिक्र नहीं किया उसके बारे में जी। और ये तो अब सारे ही जगह पे ये बातें डिस्कस हुई हैं कि वो लिंक्स क्या हैं। ठीक है हिलाली साहब, लेकिन मैं थोड़ा पॉलिटिकली इसको ज़रूर इमरान साहब आपसे जानना चाहूँगी कि जो भी मामलात हैं अदालत में हैं, ज़ाहिर है हम इस पर बहुत खुल के बात नहीं कर सकते, वो हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है, लेकिन बात वही आ जाती है कि वो तो अदालत जानेगी कि हक क्या नहीं है। पॉलिटिकली PMLN तो कह रही हम बड़े वाज़ेह साबित हो गए, शफाफ साबित हो गए। बात सुने, बात ये है कि अगर आप पहले मैं ज़रा हिलाली साहब की बात पे ज़रूर कर दूँ। देखिए हिलाली साहब जो फरमा रहे थे ना, मैंने भी यही कहा है। मैं तो ये कहता हूँ कि मान लिया ये बात कि ये 100% झूठ बोल रहे हैं, लेकिन एक दफ़ा ये चीज़ साबित होनी चाहिए और इनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो साबिक जज ही क्यों ना हो, कि आगे से फ्यूचर में कोई बंदा इस तरह का काम करने की जुर्रत ना कर सके। आपको एक मिसाल बनानी चाहिए और यहाँ पे कानून की बालादस्ती साबित होनी चाहिए। और अगर वो सच बोल रहे हैं तो फिर भी दूसरे रिटायर्ड जज के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अवाम को कुछ, खुदा का वास्ता, कुछ सच तो बता दें। अब आ जाते हैं पॉलिटिकली। मैं समझता हूं कि इससे नून लीग को कोई नुकसान नहीं होगा। उसकी बुनियादी वजह नुकसान क्यों नहीं होगा? देखें, नवाज शरीफ की हुकूमत गई,
उनकी साख गई, वो जिला वतन हो गए, सारा सब कुछ हो गया, बाहर चले गए। अब क्या हो सकता है? उनको इससे फ़ायदा ही हो सकता है। और मुस्लिम लीग नून एक सियासी जमात है, वो पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगी और ये कोशिश करेगी कि इससे जो भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा वो हासिल कर सकते हैं उस पर हासिल करें। क्योंकि देखिए आप कि अब लेकिन इमरान साहब इससे नेगेटिव भी तो उन्हें हो सकता है ना, उसका नुकसान। उसकी वजह ये है कि ज़ाहिर है कि लोग ये भी तो देख रहे हैं ना कि अगर ये चीज़ इस तरह इस्टेब्लिश हो रही है कि शायद ये PMLN के एमा पर ही उन्होंने एफिडेविट दिया, तो उससे तो ये साबित हो रहा है ना कि PMLN खुद इस चीज़ में शामिल है और वो उसने उनको अदलिया को दागदार करने की कोशिश की। समीना ये देखें, फिर वही बात है, ये अदालत ने फैसला करना है, यही तो मेरा मुतालबा है। हाँ जी, ठीक है, अदालत ने ये फैसला करना है कि जनाब ये मुस्लिम लीग नून ने किया है, या सच है या झूठ है, या इसका क्या। चलें जी, अदालत को फैसला करने देते हैं। अब मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि एक अग्रीमेंट है, आज शहजाद अकबर साहब का बताना है कि एक अग्रीमेंट है जो तारकीन वतन की वापसी से मुतल्लिक है, बरतानिया के साथ तय पा रहा है, और उनका ये कहना है कि इसके तहत नवाज शरीफ साहब को भी वापस लाया जा सकेगा। तो हिलाली साहब, आपको क्या लग रहा है कि अब एक अग्रीमेंट ऐसा अगर होने जा भी रहा है तो क्या उससे नवाज शरीफ साहब को गवर्नमेंट वापस ले आएगी? देखिए, अगर सिर्फ ये अग्रीमेंट है कि जिन्होंने कानून तोड़ के चले गए हैं और उनको वापस भेजना हमने मान गए हैं ब्रिटिश के साथ, कि अगर ब्रिटिश हमारी कानून तोड़ के वो हमें और हम उनको भेजेंगे, और या कोई क्राइम हो ये वो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये तो पॉलिटिकल डायमेंशन आ जाता है ना इसमें। ये तो पॉलिटिकल असाइलम चाहता है नवाज शरीफ, और ब्रिटिश को उस तरीके से उस मामले को एड्रेस करना पड़ेगा। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि पता नहीं आपको पता है कि नहीं कि शकील उर रहमान का भी एक डायमेंशन है इस केस में, आपको पता था? जी, वो उनकी आपको पता स्टोरी था छपी है ना, अंसार अब्बासी साहब ने इस पे स्टोरी की थी और वही उनके फ्रंट पेज पे, इसीलिए उन्हें जो है वो नोटिस भी किया हुआ है। वो अदालत में मामला है लाली साहब, 29 साल का सजा। जी जी जी, वो 29 साल का सजा इस जज ने खत्म किया था, ये भी है ना। हाँ, अच्छा, चलिए ठीक हो गया ना हिलाल साहब। अब ये मामला चूंकि वो एग्जैक्टली वो अदालत में है तो हम देखते हैं उसके क्या रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन इमरान साहब, आपको लग रहा है कि ये गवर्नमेंट जो है वो नवाज शरीफ साहब को वापस ला सकती है इस एग्रीमेंट के तहत, जो कि शहजाद अकबर साहब बड़े होपफुल हैं? बात ये है कि मैं पहले सिर्फ इतनी बात कर दूं, जो पहले बात हुई है कि अंसार अब्बासी साहब जो हैं एक बड़े नावर और जो अपनी तर्ज के मुनफरद साफ़ी हैं, और उनकी बहुत कम ऐसी स्टोरीज होती हैं जिनकी कोई तरदीद हो या जो गलत साबित हो। और उन्होंने जो ये खबर दी तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ इस वजह से नहीं खबर दी कि पीछे मकासद से, वो एक अच्छे साफ़ी हैं और अच्छा इन्वेस्टिगेटिव काम करते हैं। अब आ जाते हैं वापस शहजाद अकबर साहब की तरफ। मैं समझता हूँ कि शहजाद अकबर साहब जो हैं काफ़ी दिन से वो आउट थे, काफ़ी दिन से वो मीडिया में कोई चीज़ ला नहीं सके। अच्छा। उन्होंने फिर एक दफ़ा ये कह दिया, क्योंकि मैं लाली साहब की इस बात से 100% मुत्तफिक हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ वाले मामले में केस की डायमेंशंस ही कुछ मुख्तलिफ है। अगर ये मुआहदा हो भी जाता है तो इस मुआहदे का मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ के केस पे कुछ असर हो, लेकिन वो फिर एक जो होप दिलाना होता है अपने वोटर को, वो ही मोटिवेट करने के लिए वो कह रहे हैं कि जी हम तो मुआहदा भी कर रहे हैं, यानी हम अभी लगे हुए हैं, ऐसी जान छड़ी नहीं हम पीछे पड़े हुए हैं, हम उनको ला के दम लेंगे। मैं समझता हूँ कि वैसे तो पाकिस्तान का कोई भी मुलजिम हो जिसके खिलाफ यहाँ मुकदमात हों उसको लाना चाहिए, पूरी दुनिया के साथ एग्रीमेंट्स होने चाहिए। ये ऐसा होगा तो लोग बाज आएंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में मुझे नहीं लगता कि हुकूमत को नहीं। अच्छा, अब इसका एक दूसरा एंगल भी है, वो ये कि एक जानिब हम देख रहे हैं कि इस वक्त पीडीएम अपनी तहरीक भी जैसी मैसी भी चला रही है समहाउ। अगर आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब इस मौके पे खुद भी ये फैसला कर सकते हैं कि वो वापस आएँ, आके कुछ तहरीक में जान डालें, क्योंकि अगर वो वापस आते हैं, जेल भी जाते हैं, तो जाहिर है एक हाइप तो बनेगी उनका यहाँ होना, चाहे जेल के अंदर भी हो तो एक हाइप तो होगी। और जैसे आप खुद कहते हैं कि अर्ली इलेक्शंस की भी बात हो रही है, तो PMLN को भी तो सूट करता है ना कि नवाज शरीफ साहब वापस आए अर्ली इलेक्शन से पहले और आके कुछ लहू गरमाएं। नवाज शरीफ साहब लहू गरमाने उसी वक्त आएंगे जब उन्हें ये कंफर्म हो जाएगा कि इलेक्शन होने वाले आएंगे, लेकिन इलेक्शन से पहले उस वक्त आएंगे, अभी नहीं आएंगे।
जब उन्हें पता चल जाएगा कि अब इलेक्शन होने लगे हैं या हो सकता है अनाउंस हो जाए, तो फिर वो तशरीफ लाएं, ऐसे नहीं वो आते, आप बेफिक्र हो जाए। हिलाली साहब, आपका क्या टेक है इस पर? क्या PMLN उन्हें वापस खुद ले आए और आके यहाँ पर कुछ सियासी तौर पर पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश कर सकती है? जब तक कोई सब कोर कमांडर उसको लिख के ना दें कि तुम वापस आओ और तुम जेल नहीं जाओगे, ये वापस नहीं आएगा। सही है। अच्छा, ये भी बताइए लाली साहब कि PDM जो इस वक्त एहतजाज कर रही है, आपने लास्ट टाइम कहा था कि कराची में उनके जलसे में 2000 लोग थे, आज क्या सूरत हाल आपको दिखाई दी पेशावर में? आई डोंट नो आपने फॉलो भी किया ये नहीं। कराची में 1000 थे और आज तो किसी ने मुझे कहा है नजर ही नहीं आए कोई सपोर्टर्स। मैं हैरान था इसलिए कि वो हैं भी उधर उस इलाके के, मगर अगेन नॉट वर्थ मेंशनिंग, बिल्कुल कुछ नहीं थे। इसका मतलब है लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। हम तो ये सुन रहे थे लाले साहब कि बहुत महंगाई है, सब कुछ है, लोग तो इशारे के मुंतजिर हैं, कोई बाहर आएगा तो लोग टूट पड़ेंगे सड़कों पे। तो क्या वजह है कि महंगाई के बावजूद भी क्यों नहीं PDM के साथ लोग जुड़ रहे? इसलिए कि अगर वाकई वो कुछ कर सकते थे महंगाई के बारे में अभी तक, जैसे बिलावल भुट्टो कहता है, वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव करके आ जाते, मगर वो उनको पता है कि ये महंगाई का, वो खुद झूठ कह रहे हैं। अब ये कहता है आटा इधर का है इसलिए महंगा नहीं है। अरे यार, आटा 2200 का बिकता है सिंध में, वो बहुत महंगा है, पंजाब से बहुत ज्यादा 400 रुपया महंगा है। हाँ, आटा लोकली बनता है, मगर पेट्रोल जो होता है उसको इस्तेमाल होता है उसको लाने ले जाने डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और जिससे वो पकता है। आई मीन यू नो, ये लोग ऐसे बात करते हैं जैसे इनको कुछ इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है। बेसिक चीजें के प्राइसेस जो बाहर बनते हैं, पाकिस्तान में क्या प्रोड्यूस होता है आप बताएं? तेल होता है, एडिबल ऑयल होता है, पेट्रोल होता है, गैस होता है, बिजली होता है। बिजली किस चीज से प्रोड्यूस होता है? अच्छा, तो ये तो सारी बड़ी लॉजिकल आपकी बातें हैं, लेकिन लाल साहब हम तो हमेशा ये सुनते हैं कि जी आवाम इन चीज़ों को नहीं समझती और वो तो बस ये गुस्सा करती है कि जी इस हुकूमत के दौरान हमें महंगाई मिली है। लेकिन मैं इसका जवाब इमरान साहब से भी लेती हूँ। इमरान साहब, आप तो कहते थे महंगाई के नाम पर लोग बाहर आ जाएंगे, लेकिन हमें कोई इतने काबिल जिक्र जलसे नज़र तो नहीं आए PDM के। देखिए, मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि अब हालात इस तरह के हो गए हैं कि अब तादाद मैटर नहीं करते। अगर तादाद मैटर करती होती तो आज मान लेता हूँ, मैं आपकी बात सच मान लेता हूँ कि वहाँ कोई नहीं था, 5 बंदे भी नहीं थे, खाली थे। नहीं, मैं कह रहा हूँ चले हैं, ठीक है, तो फिर हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं? यही तो डिस्कस कर रहे हैं। मामला ये है, सुन ले, इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि अब इसकी नंबर की बात नहीं रही, मामला उस इशू का है। वो जो कर रहे हैं उनका काम, उनका मकसद पूरा हो रहा है। वो क्या? वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवा रहे हैं कि हम एहतजाज कर रहे हैं, और जो साबित हो रहे हैं नहीं मेरी लोग ही नहीं उनके साथ। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, ये आप कह रही हैं ना कि लोग उनके साथ नहीं है। नहीं, अभी तो आप भी माने। नहीं, मैंने कहा फर्ज करें कि आप, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए वो अपना एक परसेप्शन बिल्ड कर रहे हैं। सियासत हमेशा परसेप्शन के सर पे होती है। अगर वो ये परसेप्शन पूरी तरह से बिल्ड करने में कामयाब हो जाते हैं तो अवाम उनके साथ निकल आएंगे। अभी मैं समझता हूँ कि जो उनकी स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल ठीक है। उन्हें अगर उन्होंने आइंदा इलेक्शन में भी कोई जगह लेनी है तो फिर उन्हें ये मूव जारी रखना होगी। और PTI क्यों जलसे कर रही है? PTI भी इलेक्शन के लिए जवाबन जलसे कर रही है। जलसा बराए जलसा। PTI को भी पता है कि उनका वोटर जो है वो परेशान है, उनका वोटर भी महंगाई से उतना ही तंग है जितना मुस्लिम लीग नून का वोटर। चले, गुड इनफ। चले जी, देखते हैं, हर कोई अपने आप को लहू गर्म रखने का है एक बहाना, तो शायद ये जलसे उसी की एक मूव है। इमरान साहब का ये कहना है कि जनाब वो परसेप्शन बिल्ड करना चाह रहे हैं आवाम में, लेकिन एक राय ये भी हो सकती है कि जब आवाम उनके जलसों में नजर आएंगे तो एक परसेप्शन खुद ब खुद बनेगी कि जी लोग तो बेसिकली इनको चाहते हैं, तो क्या हो सकता है। लेकिन एनीवेज, देखते हैं आने वाले दिनों में सियासत क्या रुख इख्तियार करती है। एक ब्रेक लेते नाज़रीन और बात करेंगे उसके बाद स्मॉग की। बहुत ज़्यादा सीरियस इशू है और कोर्ट में भी इस पर बात हो रही है। क्या इसमें हो सकता है? हर तरह की सियासत को साइड पर रखकर कुछ जेन्युइन रीजंस पर और जेन्युइन सॉल्यूशंस पर बात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक
इब्राहिम नाजरीन, स्मॉग के हवाले से हम खास तौर पर बात करना चाह रहे हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों को इसने अपनी शदीद तरीन लपेट में ले रखा है। पहले लाहौर में हम ज़्यादा देखते थे पिछले 3-4 सालों में, लेकिन अब इसमें गुजरांवाला, साहिवाल, सियालकोट, फैसलाबाद, काफ़ी सारे जो शहर हैं पंजाब के वो भी शामिल हो चुके हैं। और इस वक्त भी जो फ़िज़ाई आलूदगी है उसमें लाहौर का जो नंबर है वो पहला है, फर्स्ट आया लाहौर। लेकिन क्या वजह है कि बार बार इस पर बात भी हुई है, अदालत में भी मामला है, इसके बावजूद भी जो है हुकूमत इस हवाले से कोई खातिर खा इक़दाम नहीं कर सकी और हर साल ये पहले से ज़्यादा गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर लेता है। कोर्ट में जब इसके हवाले से बात हुई है तो जो रिपोर्ट्स आती हैं सामने वो कोई ख़ास उसकी ऐसी नहीं होती जिस पर हम ये कह सकें कि जी तसल्ली बख्श इक़दाम हैं, बल्कि ख़ुद कोर्ट ने भी कहा है कि इस पर जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको भी देखा जाए और इसके साथ साथ जो हाज़री है उसको भी देखा जाए, किसी तरह ट्रैफिक लोड कम हो ताकि एयर क्वालिटी बेहतर हो सके। लेकिन क्या यही हल है या कुछ और भी हो सकते हैं, आज जानने की कोशिश करेंगे। ख़ास तौर पर आज हमारे पास इस सेगमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब फ़हद मलिक साहब, जो कि आपको मैं बता दूं कि एनवायरमेंटल एक्सपर्ट भी हैं और इसके साथ साथ जनाब विजिटिंग फैकल्टी क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल पॉलिसी लम्स में के तौर पर काम भी करते हैं। तो उनके से भी जानेंगे कि वो इस सारी सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं। फ़हद मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें आज शो में ज्वाइन किया। और आज सबसे पहले मैं आप ही का कमेंट लेना चाहूँगी। हम लोगों ने इस पर ऑलरेडी भी बात की है मुख्तलिफ शोज़ में और हम डिफरेंट रीज़न्स पे बात करते हैं, लेकिन आपके नज़दीक मेन जो बड़े रीज़न्स हैं वो क्या हैं? क्यों ये स्मॉग इस तरह से नज़र आने लगी है, जबकि पहले हम अपने बचपन में तो कभी नहीं इस तरह देखते थे जो पिछले 4-5 सालों में सूरत हाल बनी? देखें, इसके लिए जो सबसे पहली चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है वो ये कि स्मॉग के पीछे कुछ साइंसी वजूहात हैं, जिस वजह से कुछ महीनों में हमें अपनी फिजाई आलूदगी अपनी आंखों के सामने नज़र और उसकी नाक से हमें कुछ स्मेल आनी शुरू हो जाती है और जिस दिन हालात बहुत बुरे हो उस दिन शायद मुंह में टेस्ट भी आ जाए आपके। इसके पीछे प्राइमरी वजह ये है कि हम एक एनवायरमेंटल लॉ में कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं जिसका नाम है कैरिंग कैपेसिटी, कि हर एरिया की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है जो वो अकोमोडेट कर सके, लोगों की, पोल्यूशन की, हर चीज़ की। अगर कोई एरिया आप पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहे हैं या डेवलपमेंट एक एरिया में इंक्रीज कर रहे हैं, इंडस्ट्री इंक्रीज कर रहे हैं, तो आपको साथ साथ और मेजर्स लेने पड़ते हैं टू इंश्योर कि आपकी कैरिंग कैपेसिटी के अंदर ही आप अपनी एक्सपेंशन और डेवलपमेंट करें। जैसा कि आपने कहा कि हम बचपन में तो हमें कभी आदत नहीं थी स्मॉग के इश्यूज को इस तरह देखने की, जबकि जो साइंसी वजूहात हैं स्मॉग के पीछे वो बचपन में भी एग्जिस्ट करती थी। अमूमन जितनी भी हम गर्द और आलूदगी पैदा करते हैं वो हवा के फ्लो के साथ हमारे समंदर की तरफ निकल जाती है और हमें एक्चुअली फिजिकली उसका पता नहीं लगता उस आलूदगी का। साल के कुछ महीने होते हैं करीबन अक्टूबर से लेके मार्च तक, जब एक साइंसी फिनोमेना है इन्वर्जन का, वो क्रिएट होता है जिसमें जितनी भी हम पोल्यूशन जनरेट कर रहे हैं वो ना तो समंदर की तरफ फ्लो करती है ना वो फिजा में निकलती है, वो वहीं पे ट्रैप होके रह जाती है। अब क्योंकि हमें ये सामने नजर आना शुरू हो गई है इन महीनों में, इसका मतलब ये है कि हमने अपनी कैरिंग कैपेसिटी इस एरिया की एक्सीड कर दी है। हम उससे ज्यादा पोल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं जितना हमारा इलाका अब्सॉर्ब कर सके। इसके पीछे वजूहात मल्टीपल हैं। इसके पीछे एक मेजर वजह हमारी व्हीकुलर पोल्यूशन है। हम गाड़ी, बस, ट्रक, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हो, हर किस्म की ट्रांसपोर्ट एक कंट्रीब्यूटर है। इसमें इंडस्ट्रीज में जो फ्यूल यूज हो रहा है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। इसके अंदर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर डस्ट है। डस्ट क्रिएट होती है क्योंकि या तो सहरा से आती है या कोई एरिया खुद क्रिएट करता है। सहरा तो लाहौर के पास सच कोई ऐसा है नहीं, तो लाहौर के अंदर जो डस्ट है फॉर एग्जांपल वो ज्यादा जो हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से जनरेट होती है वो है। जो सबसे बड़ा मसला है जिसकी वजह से हम किसी सोल्यूशन की तरफ नहीं पहुंच पाए आज तक स्मॉग के, जैसा आपने कहा, सबसे पहली पिटिशन स्मॉग के इशू के ऊपर 2017 में हुई थी लाहौर हाई कोर्ट में, जिसके अंदर एक स्मॉग कमीशन भी बाकायदा बनाया गया था। मैं भी उसका हिस्सा था। अदालत ने कहा कि हमें आप बताएं कि किस तरह इसको टैकल किया जा सकता है। तब क्योंकि एक इमरजेंसी सिचुएशन थी तो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंडर हमें एक स्मॉग हेल्थ इमरजेंसी एक्शन प्लान नामी एक डॉक्यूमेंट मिला जिसमें लिखा गया कि भाई अगर ये सिचुएशन क्रिएट होगी तो क्या गवर्नमेंट के एक्शंस होंगे। जो सबसे बड़ा लेकिन सारी बातों में मसला है
कि हमें अभी तक ये नहीं पता कि हमारी जो पर्टिकुलर इस शहर के अंदर स्मॉग है उसकी कॉम्पोजिशन है क्या। गुफ्तगू में बड़ा कुछ आता है, गुफ्तगू में सबसे पहले आता है कि जी ये क्योंकि किसान छाछ जला रहे हैं ये उसकी वजह से सारी स्मॉग हो रही है। छाछ तो किसान मार्च में भी जलाते हैं, मई में भी जलाते हैं, तब तो ये इशू नहीं होता, तब तो हमारे सामने नहीं इस तरह आता। कुछ लोग कहते हैं कि जी ये शायद हमसाए मुल्क की एक्टिविटी से आ रही है। चले, हो सकता है ये बात सही हो, मैं इसको नहीं कह रहा कि अभी नहीं कोई दावा कर रहा कि सही है या गलत है। नतीजा ये कि जब तक हम एक टेक्निकल स्टडी होती है जिसको कहते हैं सोर्स अपॉर्शनमेंट स्टडी, वो स्टडी हमें बताती है कि ये जो पर्टिकुलर स्मॉग हमारे शहरों में है, लाहौर में जितनी है, गुजरावाला में जितनी है, इसकी कंपोजिशन है क्या, इसमें सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं क्या। अगर आप कंट्रीब्यूटर्स का तयन करेंगे तो फिर ही आप कोई पॉलिसी ऐसी लेकर आ सकते हैं जिससे स्मॉग को रिड्यूस करने की तरफ जाया जाए। अभी के एस्टिमेट्स फॉर एग्जांपल कहते हैं कि हमारी स्मॉग की जो सबसे, और ये एस्टिमेट्स किसी ने बैठ के पूरे लाहौर शहर की स्टडी से नहीं निकाले, ये यूएन ने स्टडी कर ली राइस पैडीज के ऊपर, वहां पे देख लिया कि जी स्मॉग के ऊपर क्या असरात होते हैं जब छाछ चलाई जाती है। जायका ने स्टडी कर ली कि व्हीकल्स कितनी हैं, उनके फ्यूल क्वालिटी क्या है, कितनी उनसे पोल्यूशन जनरेट होती होगी। मुख्तलिफ स्टडीज हैं, लेकिन जो फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ स्टडी करके ये कंक्लूजन निकाला जाता है कि कंट्रीब्यूटर्स क्या है, वो हमारे पास वो ऐसी टेक्निकल स्टडी है। लेकिन ये बड़ा आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सब चीजें तो फिर सारा साल रहती हैं, तो क्या वजह है कि वो सारा साल हमें नजर नहीं आती। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि फिर ट्रैफिक की अगर बात है या और चीजें जो फैक्ट्रीज की बात है वो तो फिर ये तो और शहरों में भी हैं, तो वाई ओनली इन लाहौर एंड फैसलाबाद या फिर गुजरावाला, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपसे इस पर दोबारा भी कॉमेंट लेती हूँ, लेकिन मैं हिलाली साहब का एक कॉमेंट जरूर लेना चाहूंगी इस पर। हिलाली साहब, कोर्ट ने आज ये डिसाइड किया कि हैवी जुर्माने करें आप लोग, कोई वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहा है, कोई फैक्ट्री अगर ऐसी पोल्यूशन क्रिएट कर रही है तो उसको भी आप हैवी फाइन्स करें। आप समझते हैं कि ये हैवी फाइन्स से ये मामला सेटल हो सकता है और ये सही डायरेक्शन है इसको कंट्रोल करने की? जी बिल्कुल, मैंने समझता हूं कि बिल्कुल फिस्कल मेजर्स होने चाहिए। पता नहीं कितना कंट्रोल हो सकता है मगर कुछ तो होगा। फिस्कल बहुत जरूरी है। टैक्स पोल्यूटर्स को टैक्स करें और बैन करें अगर जरूरत पड़े, और स्मोक फ्री जोन्स होने चाहिए। स्मोक इमिटिंग चिमनीज जो होते हैं, देखिए ब्रिटेन में जो काले चिमनीज होते थे उनको टाइम दिया जाता था कि अब जो धुआं निकलेगा हम सफेद धुआं देना चाहते हैं, और उन्होंने फिर कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस होते हैं। एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री जो है उसको स्ट्रेंथन करें। इस वक्त तो सब लोग कहते हैं ये खुड्डा लाइन है, और साथ साथ खुदा के लिए गाड़ियां, रिक्शाज ये जो हैं ये काफी नहीं है कि एक पुलिस वाले को 200 रुपया रिश्वत दे के आप बच जाएं। सीज करें उनको, बंद करें उनको, फाइन करें लोगों को, फिर जाके शायद कोई मसला बेहतर होगा। मगर ये अब देखिए ये इधर, अच्छा दूसरी बात है लाहौर में तो हवा ही नहीं है। आई मीन देयर इज नो विंड। मुझे पता नहीं, कराची में मसल का तौर पे समंदर है, उधर से ब्रीज आता है, हमें तो कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं है रिगार्डिंग स्मॉग। तो ये क्यों है? और दिल्ली में है, अगेन लैंडलॉक्ड है दिल्ली, कराची इज नॉट लैंडलॉक्ड, तो इससे कुछ वजह होगा जरूर। एनीवे मेरा अपना ख्याल है बहुत सारे चीजें हैं जो कर सकते हैं और जो नहीं हो रहे हैं इस वक्त। ठीक है इमरान साहब, ये तो आपने कल बड़ी अच्छी बात की थी कि जो शहरी हैं उनके ऊपर भी जिम्मेदारी आयद होती है, लेकिन आप समझते हैं कि क्योंकि हम तो ये चीज़ देख रहे हैं कि हर चीज़ को ज़ाहिर हम ये देख रहे होते हैं कि कुछ चीज़ें गवर्नमेंट जो कर सकती है वो शहरी नहीं कर सकते, वो क्या हो सकती है? देखिए, सबसे पहली बात कि फ़ाहद मलिक साहब ने जो बातें की उनमें मैं समझता हूँ सबसे अहम बात यह है कि देखें कि एक्शन किस पे होना है। एक्शन इस बात पे होना है कि आपकी एक स्टडी हो, आपका कुछ स्टडी हो, डेटाबेस हो, जिसकी बिना पे एक रिपोर्ट बने और फिर एक्शन हो। लेकिन यहाँ हमारी बदनसीबी ये है कि आज तक वो चीज़ जो सबसे पहले होनी चाहिए थी वो हुई नहीं। तो सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को ये फ़र्ज़ बनता है कि वो इस 1 साल लगे, 6 महीने लगे या 2 साल लगे, और जितने भी पैसे इस पर खर्च हों ये एक स्टडी करवाई जाए और इस चीज़ का तयन किया जाए कि इसकी बुनियादी वजह क्या है, होगा तो फिर उसके बाद इलाज कंपोजिशन क्या है, ताकि उससे निपटा जा सके। दूसरी बात ये है
कि आप ये देखें कि हमने किया क्या है। हम ये तो कहते हैं कि जी मेट्रो ट्रेन बड़ी ख़राब है जी, इसमें करप्शन हो गई है जी, ऑरेंज ट्रेन में मेट्रो बस ये वो। चले उन्होंने कुछ किया ये काम कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे कुछ काम किया, ट्रैफिक का लोड कम हुआ। लेकिन इस हुकूमत, ये हुकूमत हो या आने वाली हुकूमतें हो, मैं कहता हूँ कि जब तक ये मेट्रोपॉलिटन सिटी जो होते हैं पूरी दुनिया में, उनमें अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से अमल नहीं दरामद नहीं कराया जाता तो फिर ये मसाइल उससे बढ़ते हैं। एक तो ये होना चाहिए। तीसरी मेरे नज़दीक ये बात है कि जो हमेशा हम ये कहते हैं कि जी हमसाया मुल्क से आ रहा है, तो अगर आप इंडिया के साथ सिंध तास मुआहदे के ज़रिए पानी का मुआहदा कर सकते हैं तो ये देखिए, ये स्मोग एक ऐसी चीज है जो माहौलियात के ऊपर भी करने में। हाँ जी, आपको पाकिस्तान में भी ये प्रॉब्लम है, उन्हें इंडिया में भी प्रॉब्लम है। आप अकेले ये ख़त्म नहीं कर सकते, तो आप उनके साथ एक इनिशिएटिव जो है वो लें और उनसे ग्रीन टॉक्स इनिशिएटिव के नाम पे भले एक करें और एक मुआहदा करें और मिलके इस काम को ख़त्म करने के लिए कोशिश करें। वक्त हमारे पास कम है। मैं फाद मलिक साहब से कंक्लूडिंग रिमार्क्स ज़रूर लूँगी कि उनके ख्याल से क्या चीज़ें हैं जो इम्प्रूवमेंट के लिए शॉर्ट टर्म मेजर्स लिए जा सकते हैं, लॉन्ग टर्म तो फिर हम देखते ही रहते हैं। जी मलिक साहब। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है, मोअज़्ज़ज़ लाहौर हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया इसके अंदर, 2017 में भी किया था, 18 में भी किया था, अब भी किया है। देखें, अदालतें तब इंटरफेयर करती हैं जब आपके इंस्टीट्यूशंस परफॉर्म नहीं कर रहे होते। तो जिस तरह हिलाली साहब ने एक बात की, मैं बहुत एग्री करता हूँ उसके साथ। सबसे पहला काम है अपने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को फाल बनाया जाए, उनको फंड्स दिए जाए। इस वक्त जो सबसे पहली चीज़ है, अब मोअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट ने भी जो फैसला दिया है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि अगर किसी एरिया का AQI 400 से ऊपर हो जाए तो वहाँ पे आपने स्कूल्स बंद करने हैं। बहुत अच्छी बात है, मेरा ख्याल में तो 250 पे भी बंद कर देनी चाहिए। लेकिन मसला क्या है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पास सिर्फ 2 मॉनिटरिंग इक्विपमेंट है, 3 है, 2 फिक्स्ड हैं, एक मोबाइल वैन के अंदर है। कहाँ जाके वो मॉनिटर करेंगे, वो किस तरह इसका नतीजा निकालेंगे? पहली बात तो ये है कि हमने अपना मॉनिटरिंग नेटवर्क इमीडिएटली इंक्रीज करना है ताकि हमें ये तो पता हो कि कहाँ पे सिचुएशन है क्या एग्जैक्टली ठीक है क्या। जिस वक्त हमारे पास मॉनिटरिंग इक्विपमेंट आ जाएगी उस वक्त फिर एरिया स्पेसिफिक भी शायद मैयर्स लिए जा सके, और ये इतना मुश्किल काम नहीं है। ये मैं कुछ महीनों बाद होने वाली बात नहीं कर रहा, ये कल किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो मॉनिटरिंग इंक्रीज करें और फिर मॉनिटरिंग जो आपको नतीजा देती है उसके बेसिस के ऊपर अपनी पॉलिसी। अच्छा मलिक साहब, आपने एक जिक्र किया था, आपने जिक्र किया था कि जो स्मोक कमीशन बना उस पर फिर फैसला किया गया कि हुकूमत ये एक्शन लेगी अगर ये मसला होगा। आप क्या समझते हैं इस दफा जब ये स्मोक का मसला है तो क्या वाकई वो एक्शन लिए गए हैं उस तरह से? अनफॉर्चुनेटली सर, मैं इस दफा की बात करूं या पिछले सालों की बात करूं, कभी भी नहीं लिए गए क्योंकि हम इसको एज ए सीरियस मसला लेते नहीं। बस अब देखें ना, हमारे शहर में, लाहौर शहर में आज भी ओपन एयर फंक्शंस हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि हमारे लोगों को अभी तक एहसास ही नहीं है कि बाहर हालात कितने खराब हैं। जब तक आप अवाम को एजुकेट नहीं करेंगे तब तक आपके इंस्टीट्यूशंस में भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी। जब हम ही नहीं समझते कि ये इतना बड़ा मसला है तो जिन हमारे रखवाले हैं वो क्यों ये बात समझेंगे कि ये एक बड़ा मसला है? हमें नहीं लगता। ठीक है, हमारा वक्त में और बहुत शुक्रिया आपका फाद मलिक साहब। ये बड़ी चीज़ है क्योंकि ये एक शॉर्ट स्पैन पर मुहित सारा टाइम पीरियड होता है, तो हम जब तक वो रहता है हम उस पर डिस्कशन करते हैं, फिर उसके बाद सब भूल जाते हैं और फिर अगले साल दोबारा स्मॉग पहले से ज़्यादा गंभीर सूरत हाल सामने आ जाती है। अभी एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ बात करेंगे हमसाये मुल्क की, जहाँ पर आखिरकार मोदी को घुटने टेकने पड़े, किस इशू पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। भारत में जो मुतनाज़ ज़रई क़वानीन बनाए गए थे उस पर जो भारतीय किसान थे वो सरापा एहतजाज थे। 1 साल से उनका ये एहतजाज जारी था और आखिरकार मोदी सरकार को इस पर घुटने टेकने पड़े हैं और ये क़वानीन वापस लेने का फ़ैसला कर लिया गया है। किसान बहरहाल ये कह रहे हैं कि जब तक बाकायदा अमल दरामद नहीं हो जाता उस वक्त तक वो भी अपना एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल ये किसानों की एक बड़ी जीत नज़र आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर वहाँ के जो हैं उन्हें उनकी बात मानना पड़ी है। लेकिन इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आखिर ये कैसे हुआ और किस तरह हुआ और इससे आगे हमारे लिए क्या नतीजे निकलते हैं उस पर भी बात करते हैं। हिलाली साहब की तरफ पहले जाऊंगी। हिलाली साहब,
आपको क्या नजर आ रहा है कि ये मोदी की गिरफ्त जो है कमजोर हो गई है? क्योंकि हम तो हमेशा ये कहते हैं बड़े सख्त गिर है जी, अपनी बात से हटता नहीं है, लेकिन इवेंचुअली हटना पड़ा है। हाँ, ये बिल्कुल हटना पड़ा और इसलिए दाद देना चाहिए सिखों के कि उनका इत्तेफाक था और यूनिटी थी और वो डट के लड़े हैं इस हद तक कि उनका जो पॉपुलैरिटी था दूसरे स्टेट्स में भी जा रहे थे। दूसरे स्टेट्स के भी जो किसान थे वो कह रहे थे हाँ हम भी आएंगे बाहर इन सपोर्ट ऑफ द सिख्स। और ये तो वो तो बड़े उस लिहाज से उन्होंने बड़े डट के लड़ा। और मोदी ने देखा, देखिए मोदी के प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। मोदी ने क्या देखा? उन्होंने देखा कि यार मेरी पॉपुलैरिटी जो पंजाब में हेमरेज कर रही है, मुल्क में हेमरेज कर रही है, ये जो सिखों ने शोर मचाया हुआ है और ये पीछे नहीं हट रहे हैं बल्कि ये ज़्यादा फोर्स इनको मिल रहा है। नंबर 1, इलेक्शंस होने वाले हैं पंजाब में और पंजाब में हालांकि कांग्रेस गवर्नमेंट है, मुझे अगर कुछ भी करना है तो इनके साथ कुछ समझौता करना है, तो ये पीछे हट गया। तीसरी बात जो मेरे ख्याल में लोग ज़्यादा बात नहीं करते मगर वेरी ऑब्वियस, एक बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी इश्यू हो गया है सिखों का। और ये खास तौर ये खालिस्तान मूवमेंट बाहर के मुल्कों में, लंदन, कनाडा, अमेरिका, खालिस्तान मूवमेंट तो बड़ा सीरियस मूवमेंट हो गया है। और जिधर भी वो उधर प्लेबिसिट और वोटिंग होता है वो सब एक आज़ाद मुल्क चाहते हैं। वो भी एक चीज़ था जो मोदी को प्लेकेट करने के लिए उसको उनको थोड़ा सा कम, उनका जो जोश और वलवला है उसको कम करने के लिए बताना कि भाई नहीं नहीं फिर भी हिंदुस्तान में तुम्हारे पास कोई जगह है। मगर सिख ये कभी नहीं भूलेंगे जिस तरीके से इनको हिंदू बीजेपी की फौज मारा है, ये पुलिस उनको मारा है। और वो कभी वो भी नहीं भूल सकते जो 2-4 हज़ार 1-2 दिन में जब इंदिरा गांधी की कत्ल हुई थी उधर मारे गए थे, जिसके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं और किसी को समझ नहीं मिला। बिल्कुल सही है जी इमरान साहब, आपका क्या टेक है? फाइनली मैं ये कह दूं आपको, फाइनली मैं आपको कह दूं कि इंडिया के फौज में जो सिख रिप्रेजेंटेशन है, हमने देखा है कि सिख को ये हिंदुस्तानी फौज, ये हिंदू फौज उनको कैनन फॉडर के तरह इस्तेमाल करता है। माने जो लड़ाई वो उनको भेजते हैं, जाओ, तुम लड़ो, तुम लड़ो। ये तो ये मेरे ख्याल में अब ऐसा भी मौका आ गया कि क्या भाई सिख कहेंगे कि हमारे लिए इंडिया में कोई जगह ही नहीं है, जिस तरीके से ये इन लोगों का रवैया है हमारे लोगों के साथ। सो ऑल दीज फैक्टर्स हैव गॉट टुगेदर और मोदी को पीछे घुटने टेकने पड़े एज यू से। जी इमरान साहब, देखिए सबसे पहले तो भारतीय किसान जो है मुबारकबाद के मुस्तहिक है। उन्होंने एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर दिया है कि अगर आपके इरादे मुसम्मम हों, आप नेक नीयत हों और अपने कॉज के लिए साथ खड़े हो जाएं तो फिर दुनिया की कोई सख्त से सख्त ताकत भी आपको मुतज़लज़ल नहीं कर सकती और आपको कामयाबी मिल के रहती है। इसीलिए देखें कि जालिम हुकूमत, फाशिस्ट हुकूमत, आप जो भी कहें, मोदी के तमाम चीज़ें जो थी वो आज ज़मीन बोस हो गई हैं जब उनको मजबूरन ये मानना पड़ा। उन्होंने सिखों को कभी पाकिस्तानी कहा, इन किसानों को कभी खालिस्तानी कहा। भारतीय जो मोदी हुकूमत थी वो और मोदी मीडिया दोनों ने मिल के इसके लिए इतना जोर लगाया है कि जिसका जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। लेकिन दोनों मिल के भी इस मूवमेंट को ना तो ख़त्म कर सके और ना इसको दबा सके, बल्कि हर आने वाले दिन के साथ इस मूवमेंट में तेज़ी आई। तो जैसे लाली साहब फरमा रहे थे, ये ठीक बात है कि पूरी दुनिया में मैं समझता हूँ कि अगर ये एक साल यहाँ किसानों की मूवमेंट ना होती तो शायद खालिस्तान की मूवमेंट भी इतनी तेज़ ना होती। इसका भी बराह रास्त असर जो है वहाँ हुआ। और दूसरी बात ये कि पंजाब और उत्तर प्रदेश दोनों में अगले साल इलेक्शन होने हैं। मोदी को ये नज़र आ रहा था कि इसकी वजह से तो बिल्कुल उस वहाँ एक सीट भी जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी वजूहात थी जिसकी बिना पे मोदी घुटने टेकने पे मजबूर हो। बिल्कुल ठीक है, चलें जी देखते हैं आने वाले दिनों में मंत्री साहब की मकबूलियत का ग्राफ मजीद गिरता है या फिर क्या होता है। आज के शो से नाज़रीन इतना ही, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।